तो दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेन गेन क्या होता है। सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फॉरेन गेन। क्या होता है फॉरेन गेन? फॉरेन गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉरेन लॉस क्या होता है? फॉरेन गेन अगर आपको फॉरेन गेन कैलकुलेट करना है तो कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं और फॉरेन गेन आता क्यों है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि फॉरेन गेन क्या है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं, एक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और किस तरीके से ये हमारे आगे काम आने वाला है। हमने पहले पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा बैलेंस शीट क्या होती है, फिर हमने समझा जीएसटी क्या होती है, फिर हमने समझा कि टीडीएस क्या होता है, फिर हमने समझा कि रिफंड क्या होता है। रिफंड किसमें कितना होता है? जीएसटी में रिफंड जो आता है, हमने और कोई हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर रिफंड आता है। तो आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मैं क्विक रिकैप कर देता हूं ताकि आपको एक बार समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पीएनएल से। कैसे हमारा कोई हम अकाउंट्स क्यों करते हैं? अकाउंट्स हम करते हैं बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए अकाउंट्स करते हैं तो सबसे मेन पॉइंट क्या आता है इसमें? एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम कोई सामान सेल करते हैं, किसी चीज का हमारा बिजनेस है, एक मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है हमारा, एक मान लीजिए उसके लिए हमने 1 लाख का सामान कोई परचेस करते हैं, उसे 1.5 लाख में सेल करते हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है वो हमारा नेट होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए या फिर आप कह सकते हैं अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई सामान परचेस करते हैं, 1 लाख का कपड़ा आपने परचेस किया, एक 1.5 लाख में उसको सेल कर दिया, वो 50,000 आपका हो गया, प्रॉफिट हो गया। फिलहाल तो उसको नेट प्रॉफिट नहीं हम मानेंगे, हम उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई हमने ऑफिस एक्सपेंसेस कर लिया, किसी को सैलरी दे दिया, कोई हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, और कन्वेंसेस के टेलीफोन बिल, सारे जो छोटे मोटे बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है, मान लीजिए छोटे मोटे जितने सारे एक्सपेंसेस मिला के कितने हमारे हो गए, 20,000 के हो गए। तो 1 लाख का हमने सामान परचेस किया, 1.5 लाख में सेल किया, और जिसमें से हमने 20,000 के जो एक्सपेंसेस हो कर दिए, तो हमारा 30,000 का निकलता है, प्रॉफिट निकलता है, वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है। अब मान लीजिए हमने जो 1 लाख का परचेज किया था उसके ऊपर हमने 18% जीएसटी पे करनी है। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, एक मान लेते हैं कि हमारा जो रेट है वो 18% है, फॉर एग्जांपल 18% हमने कोई जीएसटी पे की। किस पे की है? परचेज पे। अब सेल पे हमने 1.5 लाख का सेल किया, अब सेल के टाइम पे हमने 1.5 लाख में जीएसटी कैलकुलेट की, सॉरी कलेक्ट कर ली। अब 1 लाख पे हमने 18,000 परचेज किया तो 1.5 लाख में हम 27,000 के पैसों कलेक्ट करेंगे। वो कलेक्ट करने के बाद अब हमारा जो पॉइंट आता है कि वो हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है अगर उसको गवर्नमेंट का आपको देने हैं तो वो जीएसटीआर 1 के थ्रू हम अपना सेल्स फाइल करेंगे, और जीएसटीआर 3B के थ्रू हमारा परचेज और सेल को दोनों रिकंसिलेशन करके जो भी हमारा प्लस एंड माइनस में आएगा, अगर हमारा हमने परचेज करते समय ज्यादा हमने टैक्स पे किया है और सेल करते समय कम है तो हमारा उस समय पे टैक्स हम लोग को पेबल नहीं आएगा, वो हमारा उतना क्रेडिट बच जाएगा। लेकिन इस समय पे हमारा जो है वो क्या है कि हमने 27,000 का गुड सेल किया है, और जो 27,000 का हमने जीएसटी कलेक्ट किया है जीएसटी सेल पे, और परचेज करते समय 18,000, तो बचा 9,000। तो 9,000 हमें एक्स्ट्रा पेबल आएगा जो हम उसको चालान क्रिएट करेंगे और उसको पे कर देंगे हम। चलिए जीएसटी का क्या पॉइंट समझ में आता है। फिर हमने बताया हम इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जिससे हमने 30,000 का बताया, 30,000 का प्रॉफिट आया, 30,000 प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे? इनकम टैक्स भरेंगे। एक उसको स्लैब वाइज हम कैलकुलेट करते हैं, बट फॉर एग्जांपल अभी एक छोटी सी समझ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, मान लीजिए या फिर हम मान लेते हैं कि ये 30% के अराउंड होता है, आपको टैक्स पे करना होता है। अब हम चलते हैं नेट प्रॉफिट से हम बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। पहले होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो चीज, तो मान लीजिए हमने से 1 लाख से बिजनेस शुरू किया था तो हमने पहले बिजनेस में डाला था। अब जो हमारा उसके ऊपर 1 लाख का हमने डाला था, बिजनेस शुरू किया था, अब हमारा उसमें 30,000 का प्रॉफिट और ऐड हो गया, ठीक है, 30,000 का हमारा प्रॉफिट ऐड हो गया तो हमारा उससे कैपिटल बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए हमने कोई पैसा बिजनेस से निकाल लिया तो उसे क्या कहते हैं? उसको ड्राइंग कहते हैं। अब मान लीजिए हमारा 30,000 में से हमने 15,000 निकाल लिया तो 15,000 क्या हो गया? हमारा ड्राइंग हो गया कि हमारे प्रॉफिट से कम हो गया, हमने अपने पर्सनल यूज के लिए किया। तो कोई भी चीज अगर हम पर्सनल के यूज के लिए करते हैं तो दैट विल बी ड्राइंग। अब आगे आते हैं। आगे हमारा पॉइंट मैंने बताया था आपको कि एक हमारा लोन फंड्स होता है। लोन फंड्स में क्या होता है? एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जैसे कोई हमने लोन लिया प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, हमने अपनी प्रॉपर्टी उसको मोर्टगेज कर दिया, हमने लोन ले लिया, तो क्या होगा? वो सिक्योर्ड लोन होगा। अनसिक्योर्ड लोन में क्या है? तो बिजनेस लोन आते हैं, मान लीजिए हमने कोई लोन लिया हुआ है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी हुई है, दैट इज अनसिक्योर्ड लोन। फिर हम मान जाते हैं, आ जाते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में प्रोविजन हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटेड होता है।
तो हम सबसे मेन पॉइंट सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए हमने 1 लाख का जो सामान परचेज़ किया तो उधार में परचेज़ किया था, हमने उसमें से कोई पैसे नहीं दिए। तो उस वक़्त जब हमने 1 लाख का सामान परचेज़ किया था तो क्या किया था हमने एक जर्नल एंट्री बताई है, परचेज़ जब भी हम करेंगे तो वो डेबिट होगा P&L के। अब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारा क्रेडिट होगा क्या? सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ गया तो हमारा 1 लाख का हमने सामान लेके आया, जो कि स्टॉक हमारा एसेट्स हो गया, और दूसरा हमारा हो गया हमने 1 लाख से हमारा क्रेडिटर बढ़ गया क्योंकि हमें उसको पे करनी है, हमने उससे सामान परचेज़ किया है। अब चलते हैं हम उसके एसेट साइड चलते हैं, जिसमें एक आता है फिक्स एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स में क्या आता है, एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। अब फिक्स एसेट में टेंजिबल गुड्स में क्या होता है, जिसको मान लीजिए हम लोग कोई अगर टीवी है, फर्नीचर है, सोफा है, गाड़ी है, ये सारी चीज़ें हमारे टेंजिबल गुड्स में आती हैं, जिसको हम टच एंड फील कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है कि इंटेंजिबल गुड्स। इंटेंजिबल गुड्स में क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है हमारे इंटेंजिबल, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। मान लीजिए गुडविल की बात करते हैं, मेरा एक बिजनेस है, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है मेरा। अब बिजनेस में क्या, मेरा एक रेपुटेशन है, क्योंकि मैं सालों से बिजनेस करते आ रहा हूँ, मेरा एक रेपुटेशन है। अब उस रेपुटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब रेपुटेशन है तो हमारा नाम की भी एक वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि एक कोई कंपनी हम पकड़ते, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है, हमने कोई मोबाइल की कंपनी हमारे पास में है, एबीसी कंपनी है मोबाइल की। या फिर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आईफोन का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक आईफोन की कंपनी है। अब आईफोन की कंपनी चल रही है, आईफोन मेरा वेल एस्टेब्लिश इतने दिन से हमारा सेल हो रहा है, तो आईफोन की ब्रांड वैल्यू है, उसकी एक रेपुटेशन है। तो रेपुटेशन की भी एक कीमत होती है, एक रेपुटेशन की गुडविल जिसे कहते हैं, रेपुटेशन होता है गुडविल कहते हैं। तो वो कंपनी में उसकी मार्केट में उसकी गुडविल है कि आईफोन नाम की एक कंपनी है, एप्पल नाम की एक कंपनी है, तो उसकी गुडविल है, तो वो हो गई उसकी गुडविल। तो रेपुटेशन की भी एक, वो भी एक एसेट्स होता है। पेटेंट, कोई चीज हमने पेटेंट करा लिया, मान लीजिए हमारा एक मैंने मान लीजिए मैं एक सॉन्ग निकाला है, अब उस सॉन्ग पे मैंने पेटेंट करा लिया तो वो सॉन्ग मेरा हो गया। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, जैसे मैंने कोई सामान अपने ऑलरेडी पेटेंट करा के रखा है, हमारा कोई एसेट्स है, और उसका कोई, जैसे एग्जांपल के तौर पे एसबीआई है, हमारा एसबीआई का एक लोगो होता है, या फिर एप्पल, हम जो एप्पल का एग्जांपल ले रहे थे, तो हमारे एप्पल का जो फोन है उसका एक लोगो होता है। अब दूसरी कंपनी अगर उसका लोगो यूज करती है तो कंपनी को उस पर रॉयल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा उस पर हमने कॉपीराइट कर रखा है उसका, क्योंकि वो लोगो जो हमने आईफोन का लिया रखा है वो कोई और यूज नहीं कर सकता। तो अगर वो सामने वाला यूज करता है तो उसको रॉयल्टी भरनी पड़ती है। तो कॉपीराइट क्या होता है, वो भी एक हमारा एसेट्स होता है कि हमने एक एप्पल का लोगो था उसको हमने कॉपीराइट कर लिया, अब उसको कॉपीराइट कर लिया तो वो भी हमारा एसेट्स हो गया। बट ये इसको हम इसको छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, इन द सेंस कह सकते हैं कि हम जो हमारा एप्पल का लोगो है उसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। तो लोगो एक ऐसा चीज है हमारा, वो आएगा हमारा इंटेंजिबल में, मतलब उसकी भी एक एसेट्स, लोगो की भी एक वैल्यू है, तो उसको क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स हम कहेंगे। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वैसे डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम, डेप्रिसिएशन को तो डेप्रिसिएशन में पढ़ाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं आगे। उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस तरह से एसेट्स होता है, मान लीजिए मैंने 1 लाख की वैल्यूएशन है कोई चीज मेरे पास, 1 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिए, एलआईसी में इन्वेस्ट कर दिए। अब 1 लाख मैंने एलआईसी में इन्वेस्ट जरूर कर दिया, बट वो 1 लाख तो मेरे ही है बेसिकली। तो जब मैंने इन्वेस्ट किया, आखिर वो पैसा तो हमें मुझे फ्यूचर में आने वाला है, तो दैट इज माय एसेट्स। देन हम इसको क्या बोलेंगे, वो हमारा एसेट्स होगा। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे एसेट्स होती है, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट्स हो गई। दूसरा हम चलते हैं करंट एसेट। करंट एसेट्स में सबसे फेमस चीज बात करेंगे हमने, सन्ड्री डेटर। मान लीजिए हमने जो 1.5 लाख का गुड्स सेल किया था, तो हमने 1.5 लाख का जो गुड्स सेल किया था उसमें क्या किया हमने, मान लीजिए हमने उस पर कैश पे ना करके हमने उसे क्रेडिट पे किया, उधार पे किया। तो उधार पे करने की वजह से उस वक्त हमारा एक 1.5 लाख की हमारी एक एसेट्स खड़ी हो गई, क्योंकि हमें पैसा तो मिला नहीं, हमने सामान सेल के पैसा मिला नहीं, बट मिलने वाला है फ्यूचर में, तो वो क्या हो गया, हमारा एसेट्स हो गया। तो सन्ड्री डेटर हमारा एसेट्स है। कैश आप पकड़ लिए, हमारे हाथ में कुछ कैश है, वो भी हमारा एसेट्स है। बैंक में मान लीजिए मेरे कुछ फंड्स पड़े हैं, वो भी हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस शीट मैंने आपको क्विक में समझा दी है, एक नॉर्मली बेसिक समझा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन गेन। अब चलो एक थोड़ा सा पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स गेन क्या होता है, फॉरेक्स गेन क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमने कोई गुड्स सेल किया है आउट ऑफ इंडिया, हमने 1 लाख का गुड्स परचेज किया था और 1.5 लाख का गुड्स हमने सेल कर दिया। हमने इंडिया में नहीं सेल किया, हमने आउट ऑफ इंडिया सेल किया उसको। अब हमने अगर आउट ऑफ इंडिया सेल कर दी तो उस समय पे क्या होगा कि आउट ऑफ इंडिया सेल करने की वजह से
अब हमारी रुपी वैल्यू है उनकी डॉलर वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने उसको यूएस को सेल किया, अमेरिका को सेल कर दिया कोई चीज। मेरा एक कपड़ा है 1 लाख का, जो मैंने 1.5 लाख में अमेरिका को सेल कर दिया। सेल करने की वजह से क्या हुआ कि 1 लाख का सेल 1.5 लाख में मैंने उसको सेल किया। अब यहाँ तो हमारा 50,000 का प्रॉफिट हो गया। दूसरी एक चीज होगी, मान लीजिए आज हमारी रुपये की वैल्यू 1 रुपीज इज इक्वल टू $86, मतलब इंडिया का सॉरी 86 रुपीज इज इक्वल टू $1। अब मान लीजिए हमारा जो रुपीज है, अगर हमारा 86 रुपए होगा तो उनका $1 होगा। तो उनका अगर $1, उनका 1 रुपया मतलब उनका $1 इज इक्वल टू हमारा 86 रुपया, उनका $1 इज इक्वल टू हमारा 86 रुपया। इस बात को ध्यान रखिएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर। तो कैसा, उनका $1 हम 86 रुपए पकड़ रहे हैं, तो $1 उनका हमारा 86 रुपए। अब आप बात समझिए कि मार्केट कभी इन्फ्लेट होता है, कभी डिफ्लेट होता है, कभी मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई, या फिर जो डॉलर का रेट कभी ऊपर नीचे हो गया या आगे पीछे हो गया। मान लीजिए 86 था और उस डॉलर को 86 से बढ़कर वो 90 हो गया, 90 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। अब इस समय पे क्या होगा, बात को समझिए। 90 रुपीज जो वैल्यू है $1 की है, तो हमने तो जब सेल किया तो उस डॉलर की वैल्यू क्या थी, 86 थी। अब वो बढ़ के 90 हो गई है, समझिए। तो हमने क्या किया, अब हमने 1.5 लाख का सामान जो सेल किया था, मान लीजिए कि हमने सेल किया था $10,000। एक फॉर एग्जांपल समझते हैं, हमने $10,000 का सेल किया था। $10,000 का हमने सेल किया, या फिर हमने $1,000 का सामान, एक छोटा एग्जांपल, $1,000 का हमने सामान सेल किया था 86 रुपीज के हिसाब से, तो वो कितना हो गया, 86,000 रुपीज हो गया। $86,000 मतलब हमने सेल किया, कहाँ, यूएस में सेल किया। $86,000 हमने यूएस को सेल किया। लेकिन जब वहां से पैसा आया, जब हमें वहां से पैसा रिसिप्ट हुआ, तो 86,000, तो 86 से बढ़कर 90 रुपीज हो गया। आप समझिए, वो 86 से बढ़कर 90,000 हो गया। तो $86,000 में से हमें 86 हम करते हैं कि $1,000 में से हमने 80, जैसे मैंने था $1,000 था और 86 रुपीज का जैसे वैल्यू, तो हमें 86,000 हो गया था। अब हमें तो आना तो 86,000 चाहिए, क्योंकि हमने सेल कितना किया था, 86,000 का सेल किया था। लेकिन हमें आ कितना रहा है, बात समझिए। $1,000 था हमारे पास, 86 रुपीज का रेट चल रहा था, तो 86,000 का हमने सेल किया, तो हमें आना चाहिए था 86,000। बट डॉलर की वैल्यू जो बढ़ गई है, जो 86 से 90 हो गई है, तो अब हमें जो $1,000 हमारा आएगा, लेकिन वो 90 की रेट से आएगा। तो 86 के रेट से आना चाहिए था, अब 90 की रेट से आया, तो ₹4 का हमारा हो गया प्रॉफिट। और जो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, इसको कहते हैं हम फॉरेक्स गेन। क्यों, क्योंकि वहां पे जो भी हमारा डॉलर का रेट जो चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, उसकी वजह से अगर मान लीजिए ये डॉलर 90 हो गया, 86 से 90 हो, अगर ये 90 अगर 86 से घटकर 80 पे आ गया हो, तो क्या होता हमारा, तब हमारा लॉस होता, क्योंकि हमें 86,000 आना चाहिए था और हमें आया कितना, 80,000 रुपए। उस वक्त ये हमारा लॉस हो गया। तो अब बात ध्यान से समझिए, अगर वो 86 से बढ़ के 90 हो गया, तो हमारा 4,000 का, ₹4 का हमारा पर डॉलर प्रॉफिट हो गया। और अगर ये 86 से घटकर 80 आ गया, तो कितना हो गया हमारा, ₹6 का हमारा लॉस हो गया। इस तरीके से हम फॉरेक्स गेन जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि हमारा फॉरेक्स गेन क्या होता है। तो फॉरेक्स गेन कुछ नहीं बल्कि यही है कि अगर हम कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे आने वाले जो पैसे होते हैं, तो उसके रेट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, प्लस और माइनस, if it will be plus, then it will be forex gain, and it will be in minus, then it will be foreign loss, foreign gain, it's not foreign gain, it's foreign loss। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारा कि फॉरेन गेन लॉस, फॉरेक्स लॉस कैसे होता है, फॉरेक्स गेन फॉरेक्स लॉस। ठीक है, ये चीज हमारी सबसे मेन कैलकुलेट हमने समझ ली है कि क्या होता है। तो फॉरेक्स गेन सिंपल सा फैक्टर है कि जब हम कोई सामान सेल करते हैं, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस वक्त जो पैसा आता है, अगर डॉलर के फ्लक्चुएशन को फॉरेन गेन और लॉस कहते हैं। तो बस इतना सिंपल सा फैक्टर है कैलकुलेशन में, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये फॉरेक्स गेन का टॉपिक जो है, ये हमारा आज कंप्लीट होता है। तो फॉरेक्स गेन आज हमने कंप्लीट कर लिया फॉरेक्स गेन। आगे हम किसी और टॉपिक की बात करेंगे। मैंने तभी भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो हम प्रॉपरली सम करेंगे, लेकिन अभी हम खाली इसको समझ रहे हैं। हम जितनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी ही अच्छे हम उसका रिजल्ट लेके आ पाएंगे। हम सम सॉल्व करना में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेहनत है वो समझने में। समझेंगे अच्छा तो करेंगे अच्छा, तो सबसे ज्यादा मेन चीज है समझना। ठीक है,
के लिए थैंक यू।